हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक प्रिडिक्शन किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि ओडिशा के कोस्ट पे एक साइक्लोन फॉल हो सकता है और उस साइक्लोन का नाम है फ्रेंड्स दाना। इस साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। ये तो रिसेंट न्यूज़ है कि ओडिशा के अंदर साइक्लोन दाना फॉल हो सकता है। लेकिन हमको इस न्यूज़ में से क्या पढ़ना है कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, ये सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि दाना साइक्लोन अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल के अंदर प्रवर्तमान हुआ है और उसका इफेक्ट ओडिशा के कोस्ट पे होने वाला है। तो क्या होता है ये साइक्लोन, कैसे उसका नाम रखा जाता है, उसके बारे में समझते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि साइक्लोन्स कैसे जनरेट होते हैं, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, तो हमेशा साइक्लोन्स है ना लो प्रेशर की वजह से बनते हैं फ्रेंड्स। लो प्रेशर। ओके, कैसे? तो ये जो साइक्लोन है ना नॉर्मली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, उसमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन है ये वाला पूरा। और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में एक इक्वेटर की लाइन है। ये जो डॉटेड लाइन है वो कौन सा है, इक्वेटर है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप में जो भी रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है और उस रीजन के अंदर जो साइक्लोन्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। समझ में आया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसको बोलते हैं, जो भी साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, ये बीच वाले रीजन में आते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बराबर ना। ओके, राइट। और ट्रॉपिकल रीजन के बीचों बीच क्या होता है, इक्वेटर होता है। ओके, राइट। अभी ये जो इक्वेटर है ना, ये जो इक्वेटर है ना, उसका जो सरफेस होता है, आप सबको पता है कि ओके, कि ये जो इक्वेटर है ना, वहां पे सनलाइट डायरेक्टली गिरती है फ्रेंड्स, बराबर ना। ये इक्वेटर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली गिरती है, मतलब ये बहुत गर्म पार्ट होता है। तो ये जो समुद्र का जो पार्ट जो इक्वेटर के आसपास है, उसका जो सरफेस टेम्परेचर है ना, वो नॉर्मली 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ जाता है, बराबर ना। ओके, और आपको पता है कि जैसे ही ये पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बराबर, ओके, तो उसका इवोपरेशन होने लगेगा। उसका इवोपरेशन होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बराबर ना। ओके, और उसकी जो आसपास वाली हवा है वो भी गर्म हो जाएगी और गर्म हवा भी ऊपर जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसकी वजह से ये वाला जो रीजन होता है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि जो आसपास की जो ठंडी हवा है ना, वो ये लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ और तेजी से आगे बढ़ती है, बराबर ना। ओके, राइट। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड से ये ठंडी हवा ये लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर आती है और एक बवंडर क्रिएट करती है। और ये बवंडर धीरे 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 करके, बराबर ना, लैंड वाले एरिया पे गिरता है और डिजास्टर क्रिएट करता है, सिंपल, बराबर ना। तो ये साइक्लोन्स ऐसे फॉर्म होते हैं। आपको आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, अभी ये जो साइक्लोन्स है जिसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये जनरेट होता है। तो आप देख सकते हो कि ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, बराबर, ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ये इंडिया वाला पार्ट हो गया, बराबर ना। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, बराबर ना, राइट। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन्स है। ओके, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर आने वाले हर एक साइक्लोन को साइक्लोन नहीं बोला जाता फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अगर वो साइक्लोन फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका वाले एरिया में आया है तो उसको बोलते हैं हरिकेन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हरिकेन। अगर वो साइक्लोन फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आया है तो उसको बोलते हैं विली वाइल्स, विली विलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विली विलिस। और अगर वो साइक्लोन फॉर एग्जांपल
चाइना वाले रीजन में आया है, बराबर, ओके। तो उसको बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून। और अगर वो साइक्लोन अरेबियन सी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे इंडियन ओशन है, बराबर ना। तो अगर वो साइक्लोन यहाँ पे आए तो उसको हम साइक्लोन ही बोलते हैं, राइट ना। तो अभी ये जो साइक्लोन आया है ना, ये दाना साइक्लोन, बराबर, वो कहाँ पे आया है? इंडिया के राइट वाला, मतलब ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल के अंदर ये साइक्लोन आया है, इसके लिए इसको साइक्लोन बोला गया है, बराबर ना, ओके, राइट। अगर ये साइक्लोन साउथ अमेरिका साइड आया होता है, इसको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। ओके, ये तो हमने बात की कि साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, बराबर ना। तो हरिकेन, साइक्लोन को हरिकेन भी बोला जाता है साउथ अमेरिका के अंदर, साइक्लोन को साइक्लोन बोला जाता है इंडियन ओशन वाले रीजन के अंदर, साइक्लोन को विली विलीस बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर, और साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं चाइना वाले रीजन के अंदर, बराबर ना, ओके। और ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, ओके। अभी हम बात करते हैं ये साइक्लोन का जो नाम रखते हैं वो कैसे रखा जाता है, फ्रेंड्स, बराबर ना। तो साइक्लोन का जो नाम है ना, वो डिसाइड करने वाली संस्था कौन है, फ्रेंड्स? तो एक्चुअली ये जो संस्था है ना, वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। ये WMO ने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, बराबर ना। और इसमें जो हमारा ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल है, उस ग्रुप में 13 मेंबर कंट्रीज है। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। उसके अलावा 2018 के अंदर ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई और येमेन को भी ऐड किया गया है। तो ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये 13 कंट्रीज को बोला है कि आप ऐसी कंट्रीज का ग्रुप हो कि जिसके आसपास कोई ना कोई वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब उन उन समुद्र से कनेक्टेड कंट्रीज है, बराबर ना, ओके। तो 13 कंट्रीज का यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है। ये 13 कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है। उनको बोला गया है कि भाई आपको है ना, आपको एक एक कंट्री को 13 नेम्स देने हैं, कि अगर आपके रीजन में, आपके आसपास के रीजन में अगर कोई साइक्लोन आता है, उसको नामकरण करना है, तो आपको पहले से ही एक एक कंट्री को 13 नाम देने हैं। ऐसी 13 कंट्रीज का ग्रुप है। तो टोटल कितने नाम हो गए हैं अभी लिस्ट में? 169 नाम हो गए अभी तक लिस्ट में, बराबर ना, ओके। तो इसमें से ये जो दाना करके जो नाम है ना साइक्लोन का, वो साइक्लोन का नाम किसके द्वारा रखा गया है, फ्रेंड्स? कतार के द्वारा रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? कतार के द्वारा रखा गया है, बराबर ना। आप देखो कि ये जो 13 कंट्रीज का जो लिस्ट है उसमें कतार भी शामिल है। ये रहा, ये कतार भी शामिल है। तो ये जो नाम रखा गया है वो कतार के द्वारा रखा गया है, सिंपल, बराबर ना, ओके, राइट। तो कैसे नाम रखा रहता है वो भी आपको पता चला होगा, ओके, राइट। और गाइडलाइंस की अगर बात करें कि साइक्लोन्स का जब आप कोई पर्टिकुलर कंट्री नाम रखती है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पहली बात, ये कोई भी जो नाम रखो आप, उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, कोई रिलीजियस बिलीव को हार्म नहीं होना चाहिए, कल्चर और जेंडर को भी हार्म नहीं होना चाहिए, बराबर ना। किसी ग्रुप के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करना है, ऐसा नाम होना चाहिए, बराबर ना, ओके। उसके अलावा जो नाम है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम 8 लेटर का नाम होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर ना। उसके अलावा उस नाम का प्रोनाउंसिएशन उस पर्टिकुलर कंट्री को रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजना पड़ेगा, ताकि कोई उसको दूसरे और नाम से प्रोनाउंस ना करे, सिंपल। तो ये कुछ गाइडलाइंस भी लॉन्च की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने नामकरण करने के लिए, ओके। तो आई थिंक आपने ये न्यूज़ को अच्छे से समझा होगा, फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि अभी रिसेंटली साइक्लोन दाना, जिसका नाम रखा गया है कतार के द्वारा, वो ओडिशा के कोस्ट पे आने वाला है, ऐसा प्रेडिक्ट किया है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये साइक्लोन दाना का नाम किसने रखा है? कतार के द्वारा। कैसे रखा है वो भी आपको मैंने समझाया। उसके अलावा साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स कितने टाइप्स होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स कंट्रीज का मीटिंग हुआ था, बराबर ना। और वहाँ पे मोदी जी और जिनपिंग के बीच में एक साइड लाइन में एक मीटिंग हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिए इस न्यूज़ में ये जानना ज़रूरी है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ एक ग्रुप में शामिल हैं, और क्या महत्व है इस ग्रुप का, इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो एक्चुअली अभी रीसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी ब्रिक्स कंट्रीज़ का समिट हुआ था। कहाँ पे? रशिया के अंदर। रशिया के अंदर। और रशिया के कज़ान करके एक सिटी है, वहाँ पे इस ग्रुप का समिट हुआ था, ब्रिक्स का समिट हुआ था, राइट ना। और ये जो समिट हुआ था ब्रिक्स नेशंस का, वो 16th समिट था।
जब से ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप बना है तब से लेके 16th मीटिंग था रशिया के अंदर, रशिया के कजान के अंदर, बराबर ना। और ब्रिक्स के सारे मेंबर कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ब्रिक्स के अंदर मात्र ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे, लेकिन 2023 में ही ब्रिक्स के अंदर और 6 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है। ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथोपिया। हालांकि अभी तक अर्जेंटीना उसका परमानेंट मेंबर नहीं बना है, लेकिन बाकी के 5 मेंबर उसके परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, बराबर ना। तो जो ब्रिक्स के अंदर जो पहले 5 कंट्रीज थी, अभी और 6 कंट्रीज ज्वाइन हुई है, उनको इनवाइट किया गया है। हालांकि अर्जेंटीना अभी फुल मेंबर नहीं बना है, बाकी के 5 मेंबर अभी फुल मेंबर बन चुके हैं, बराबर ना। ओके, राइट, राइट, ओके। तो ये ब्रिक्स समिट का अभी 16 समिट हुआ था रशिया के अंदर, जहाँ पे सारे ब्रिक्स के मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। ओके, अभी ये हम न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं कि ये जो ब्रिक्स ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो ये जो ग्रुप 2023 में जो एक्सपांड हुआ, उससे पहले की अगर बात करूँ तो ये ग्रुप दुनिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रुप दुनिया की जितनी टेरिटरी है उसमें 30% टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रुप दुनिया की जितनी जीडीपी है उसमें 23% जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्रुप दुनिया में जितना ट्रेड हो रहा है उसमें से 18% ट्रेड कहाँ पे हो रहा है? ब्रिक्स नेशन में हो रहा है। मात्र 5 कंट्री 2030 के पहले की अगर बात करूँ तो, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये जो अलायंस है, इतना इंपॉर्टेंट अलायंस है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू चैलेंज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोनोपोली ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो मोनोपोली है, आपको पता है कि दुनिया में कोई भी जगह पे जाओ, डॉलर डॉलर डॉलर, जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो मोनोपोली है उसको चैलेंज करने के लिए ये कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया था, बराबर ना। ओके, द ग्रुप सेट्स द प्रायोरिटीज एंड हैज डिस्कशन वंस एवरी ईयर ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट विच मेंबर्स टेक टर्न्स होस्टिंग, बराबर ना। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो बारी बारी से होस्टिंग करते हैं, और हर साल इस ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होती है। मेन ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न कंट्रीज को चैलेंज करना, काउंटर करना, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो एक्चुअली अर्जेंटीना को इनवाइट तो किया गया था, लेकिन वो ज्वाइन क्यों नहीं है? बिकॉज वो ज़्यादा वेस्टर्न प्रोन है, बराबर। ज़्यादा वेस्टर्न, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ज़्यादा वेस्टर्न प्रोन कंट्री है, इसकी वजह से उसको ब्रिक्स में ज्वाइन नहीं किया गया, बराबर ना। ओके, राइट। और ओके, और जैसे ही हम ब्रिक्स के बारे में बात करें ना फ्रेंड्स, तो एक बैंक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, बराबर ना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, बराबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है 2014 के अंदर, बराबर। इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज है ना, उसको डेवलपमेंट करने के लिए पैसा देना। और इसको, ये जो बैंक को बनाया गया है, तब उसके अंदर कैपिटल कितना डाला गया है? $100 बिलियन का, बराबर ना। तो ध्यान रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है, लेकिन वो मात्र कहाँ पे पैसा प्रोवाइड करती है? अगर ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ही अगर कोई डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे वो पैसा प्रोवाइड करती है। जैसे वर्ल्ड बैंक यूएन की जितनी मेंबर कंट्रीज है उसको पैसा प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक मात्र ब्रिक्स नेशंस को पैसा प्रोवाइड करती है, सिंपल, बराबर ना। ओके, ओके। तो एक्चुअली न्यूज़ में हम क्यों पढ़ रहे हैं इस ब्रिक्स ग्रुप को? बिकॉज अभी न्यूज़ में क्या आया है कि मोदी जी और जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान एक जो साइडलाइन मीटिंग होती है ना हर एक देश के बीच में, बराबर ना। ओके, वो ब्रिक्स मीटिंग के दौरान मोदी जी और जिनपिंग जी के बीच में मीटिंग हुई साइलेंट इवेंट के तौर पे। और यहाँ पे ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों साबित हुई? बिकॉज इसी मीटिंग के अंदर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके इंटरवेंशन से इंडिया और चाइना जो एलएसी के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको थोड़ा बहुत रिजोल्व करने के लिए एग्री हुए हैं, बराबर ना। तो जो कोई नहीं कर पाया वो ब्रिक्स सबमिट कर पाया, इंडिया और चाइना के बीच में मीटिंग हो पाई। और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, जो दोनों देशों से अच्छा रिलेशन रखते हैं, इंडिया और चाइना दोनों से, उनके इंटरवेंशन से इंडिया और चाइना दोनों कुछ समय के लिए एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हुए हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, इसके लिए ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी रिसेंटली हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, बराबर ना। ध्यान में रखना है, जस्टिस संजीव खन्ना जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और 11 नवंबर को ही उनको ओथ मिली है। तो उसके बारे में समझते हैं। ये न्यूज़ में हमारे लिए समझने लिए का क्या है कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, उसके अलावा उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है,
कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, कौन से आर्टिकल के अंडर में सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है उसको सॉल्व किया जाता है, ये सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो समझते हैं। तो हेडलाइन है जस्टिस खन्ना विल हैव अ टेन्योर ऑफ लिटिल ओवर 6 मंथ। ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए बने हैं संजीव खन्ना, उनका जो टेन्योर होगा फ्रेंड्स, वो मात्र कितने महीने का होगा? 6 महीने का होगा, बराबर ना? यस, 6 महीने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर फिक्स नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, वो नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। और ये जो हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो रिटायर होने वाले हैं, वो कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है, बराबर ना? सीनियर मोस्ट जज यहाँ पे सीनियोरिटी एज के अकॉर्डिंग नहीं काउंट की जाती। यहाँ पे सीनियोरिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कितने साल काम किया उसके अकॉर्डिंग काउंट की जाती है। तो ये जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी है, बराबर, जो हमारे जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी, वो रिटायर होने वाले हैं। और उनकी जगह पे कौन नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला है? जस्टिस संजीव खन्ना जी। जो कब तक बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कब तक बने रहेंगे? जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक, बराबर ना? ओके, तो वो आने वाले 6 महीने के बाद रिटायर होने वाला है। इसके लिए उनका जो टेन्योर होगा मात्र कितने महीने का होगा? 6 महीने का होगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया जस्टिस संजीव खन्ना जी को, वो हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के अंडर में बनाया गया। और ये जो बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी को, वो उनको चीफ जस्टिस को बनाना है। वो रिकमेंड किसने किया? तो जो रिटायर होने वाले जज है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई मेरे बाद इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, बिकॉज वो मेरे बाद सीनियर मोस्ट जज है, बराबर। तो रिकमेंडेशन होता है, जो जाने वाले जज होते हैं, जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने चाहिए। वो रिकमेंड किसको करते हैं? लॉ मिनिस्टर को करते हैं। कौन किसको करते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उनको करते हैं। लॉ मिनिस्टर किसको रिकमेंड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर किसको रिकमेंड करते हैं? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये हमारा प्रोसीजर होता है, बराबर ना? ओके, तो मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर ना? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज कौन से आर्टिकल के अंडर में अपॉइंट किए जाते हैं? आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के अंडर में अपॉइंट किए जाते हैं, बराबर ना? ओके। और कौन से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है उसको रिकमेंड कौन करता है? तो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करते हैं, बराबर। उसके अलावा वो रिकमेंड किसको करते हैं? हमारे लॉ मिनिस्टर जी को रिकमेंड करते हैं। लॉ मिनिस्टर किसको रिकमेंड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर किसको रिकमेंड करते हैं? प्रेसिडेंट को, बराबर ना? ओके, ये तो बात हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में, बराबर। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी के जज है फ्रेंड्स, बराबर ना, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उसका अपॉइंटमेंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, बराबर ना? ओके, एक्चुअली उसका अपॉइंटमेंट अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करते। एक सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम बनाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड होते हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बाकी के जज भी उसके मेंबर होते हैं। तो वो सब मिलके सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, बराबर ना? ओके, राइट, यस। और अगर मैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत की गई थी 1950 के अंदर, तब मात्र 8 जज थे। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और 7 अदर जज हुआ करते थे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, टोटल 34 जज है, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर जजेस है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। करंट समय पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज है? टोटल 34, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 अदर जजेस, बराबर ना? ओके, राइट। और अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 और उसका जो क्लॉज 3 है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जज लिखा है। क्या लिखा है? कि जो पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर उसने एज अ जज मिनिमम 5 साल काम किया होना चाहिए, या तो फिर हाई कोर्ट के अंदर उसने एज ए एडवोकेट मिनिमम 10 साल काम किया होना चाहिए, तभी जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, बराबर ना? ओके। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। और उनको ऑथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दी जाती है, बराबर ना? और कौन से आर्टिकल के अंडर में? क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124, बराबर ना? ओके।
ओके, अगर मैं टेन्योर की बात करूँ तो देयर इज नो प्रिस्क्राइब मिनिमम एज लिमिट फॉर द जज अपॉइंटमेंट। जज के अपॉइंटमेंट के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट क्या है फ्रेंड्स? 65 ईयर्स। 65 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, बराबर ना? ओके। सैलरी और अलाउंस की बात करें तो सैलरीज, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा उनका उनके सैलरीज कितनी होनी चाहिए, उनके अलाउंस कितनी होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है, बराबर ना? ओके। और आफ्टर रिटायरमेंट क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जज बन सकते हैं? तो नहीं बन सकते। लेकिन अगर एज पर द आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक, कैन बी कॉल्ड बैक, अगर उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई हाँ, ये व्यक्ति जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको वापिस से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, तब आर्टिकल 128 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर रिटायरमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से, बराबर ना? ओके, राइट। चलो, अगर फॉर एग्जांपल कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, बराबर ना, अगर उसको उसके पद के ऊपर से रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेजोरिटी मिलनी चाहिए दोनों हाउस के अंदर। वोटिंग के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा दोनों हाउस के अंदर मेजोरिटी से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद के ऊपर से हटा सकते हैं, बराबर ना? ओके। और मेजोरिटी किसके कौन से बिहाफ पे आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि उस जज ने मिसबिहेव किया है, या तो फिर उस जज के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है इस उसके पोस्ट को सही तरीके से निभाने की। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तभी जाके दोनों हाउस के अंदर मेजोरिटी मिलनी चाहिए, तभी जाके आप उस आपको उसके तभी जाके आप उसके पद से उसको हटा सकते हो, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। तो जैसे हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अभी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वैसे 1773 के अंदर रेगुलेटिंग द रेगुलेटिंग एक्ट एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। 1773 के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बनाई गई कलकत्ता के अंदर। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट किया गया मद्रास के अंदर। उसके बाद 1823 के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट किया गया बॉम्बे के अंदर। उसके बाद 1861 से बहुत सारी हाई कोर्ट्स बनाई गई देश के अंदर, और 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाई गई, और 1950 के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124 का यूज करके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया फ्रेंड्स 1950 के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बराबर ना? ओके, राइट। तो जैसे मैंने आपकी बात की, स्ट्रेंथ 34 जजेस की है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनका टेन्योर क्या होना चाहिए, उनका सैलरीज क्या होना चाहिए, वो सब के बारे में हमने बात की, बराबर ना? और रिसेंट न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, जो हमारे 55th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ध्यान में रखना है। मात्र 6 महीने के लिए है। और कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है, वो सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स को उसके लिस्ट में से डिलीट किया गया है। तो कौन से आधार पे डिलीट किया है, क्यों डिलीट किया है, उसके बारे में समझे। उसको समझने से पहले सबसे पहले तो मनरेगा स्कीम के बारे में आपको समझना पड़ेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। ओके, तो अगर मैं मनरेगा स्कीम के बारे में समझाऊं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा स्कीम, ये मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। बहुत पुरानी स्कीम है, 2005 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, 2005 के अंदर। और नाम से पता चलता है कि इस स्कीम के अंडर में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है। तो अगर कोई एलिजिबल व्यक्ति फॉर एग्जांपल इस स्कीम के अंडर में अप्लाई करता है, और उसको अगर 15 दिन के अंदर जॉब ना मिले, तो जॉब ना मिलने पर भी सैलरी मिलती है। इसके लिए उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है। ओके, जॉब मिलने के बाद कितने दिन की जॉब मिलती है फ्रेंड्स? 100 डेज की जॉब मिलती है इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? ओके। और अभी तक 2023-24 तक टोटल मिला के 14.32 करोड़ वर्कर्स को इस स्कीम के अंडर में जॉब मिल चुकी है 100 डेज की, बराबर ना? ओके।
और अगर मैं इसके मेजर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 दिन के अंदर अगर जॉब ना मिले फिर भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को 100 दिन के लिए पगार मिलता है, इसके लिए उसको बोलते हैं गारंटीड जॉब। और उसके अलावा इस स्कीम के अंडर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, बराबर ना, ओके, तो उस उसके काम का ऑडिट, सोशल ऑडिट का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर जॉब से उस व्यक्ति के लाइफ में कितना परिवर्तन आया, वो ऑडिट भी होता है फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके, राइट। और ये मंडे का जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, तो दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस विद एन एम ऑफ इम्प्रूविंग द परचेसिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल। जो गांव के जो लोग हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, जिनको कोई जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, उनको टेम्पररी जॉब पीरियड के लिए जॉब दिलवा के उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, बराबर ना, ओके, राइट। और अगर मैं स्कीम के अचीवमेंट के बारे में बात करूँ, टोटल अभी तक इस स्कीम के माध्यम से 2022-23 तक का डेटा की अगर बात करें, 11.37 करोड़ हाउस होल्ड्स को इम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। 289.24 करोड़ परसेंटेज को एम्प्लॉयमेंट मिला है इस स्कीम के अंडर में। और उसमें से 56% के आसपास वुमेन थी। 19.75% के आसपास एससी कैटेगरी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। और 17% के आसपास एसटी कैटेगरी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव था, जो रूरल पीपल थे, जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, बराबर, उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है। वुमेन को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला है, ध्यान में रखना है, बराबर, ज़्यादा, ओके, राइट। और ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, तो ये रिसेंट न्यूज़ में यू इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर आधार पे, एक पर्टिकुलर बेस पे बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स का लिस्ट में से नाम हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 से कंपल्सन कर दिया था कि हर एक मनरेगा वर्कर है, ये स्कीम के अंदर में जो वर्कर काम कर रहा है, उसका आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि उनको जो सैलरी दी जाएगी वो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से उनको सैलरी दी जाएगी। मतलब उनके अकाउंट के अंदर सैलरी तभी क्रेडिट होगी जब उनका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्कर्स सामने आए कि जिन्होंने अभी तक आधार कार्ड ही नहीं निकलवाया है। तो जिनके भी पास आधार कार्ड नहीं था, जिन्होंने ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करवाया, उन सभी के नाम को इस लिस्ट में से डिलीट कर दिए हैं, बराबर ना, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना, ओके, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और रिसेंट न्यूज़ में क्यों है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मनरेगा जो स्कीम है, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जस्ट पता करना है कि इस साल के बजट में मनरेगा स्कीम के अंडर में सरकार ने कितना पैसा दिया है, प्रोवाइड किया, वो आपको जस्ट पता करना है, बराबर ना, ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी ना, उसके अंदर जो लोन लिमिट थी ना, वो 10 लाख की जगह पे डबल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख कर दी गई है। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में समझे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म ही क्या है फ्रेंड्स? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस एजेंसी, ये मुद्रा का फुल फॉर्म है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, नाम से पता चलता है कि इस योजना के अंडर में जो स्मॉल बिजनेस है ना, उसको मदद करने की बात चल रही है। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2015 के अंदर। और इस योजना के अंडर में ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है हमारे देश के अंदर, उन एंटरप्राइज को अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करने का इस योजना का मेन टारगेट है। और ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में लोन कहाँ से ले सकते हैं? तो हमारे देश में जितनी भी बैंक्स हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी, ये कोई भी जगह से उनको लोन मिल सकती है। किन किन को? एमएसएमईज को, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के जो ऑनर्स हैं उनको, ओके। कितने अमाउंट तक की लोन मिल सकती है फ्रेंड्स? तो 10 लाख तक की अमाउंट तक की लोन मिल सकती थी, अभी तक ऐसा प्रावधान था। कैसे? तो एक्चुअली यहाँ पे कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: शिशु, किशोर और तरुण। अगर कोई नई माइक्रो एंटरप्राइज कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको 50,000 रुपये तक की लोन मिलेगी इन संस्था के माध्यम से। अगर कोई
माइक्रो बिजनेस है लेकिन वो ग्रोथ फेज में है, तो उसको 50,000 से 5 लाख तक की लोन दी जाएगी ये सब संस्था के माध्यम से। और अगर कोई माइक्रो बिजनेस स्मॉल बिजनेस वाला अपने आप को एक्सपांड करना चाहता है तो उसको 5 लाख से 10 लाख तक की लोन दी जाएगी तरुण कैटेगरी के अंदर, बराबर ना? ओके। तो शिशु, किशोर और तरुण, ये 3 कैटेगरी में लोन दी जाती थी, मैक्सिमम 10 लाख तक की, बराबर ना? ओके, राइट। लेकिन अभी क्या बोला गया है, रिसेंट न्यूज़ में क्यों पढ़ रहा है कि ये जो 10 लाख का जो लिमिट था ना वो 20 लाख का कर दिया है, लेकिन किन के लिए? जिन्होंने तरुण कैटेगरी के अंदर में ऑलरेडी लोन लेके रखा है और वो लोन का वो सक्सेसफुली रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उनको 10 लाख की जगह पे आगे 20 लाख तक का भी लोन मिल सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में, बराबर ना? ओके, तो ये जस्ट चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो तरुण कैटेगरी के अंदर में जिसने लोन लिया है, जो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लोन लिया है, 10 लाख तक का उसका लिमिट था, लेकिन वो अच्छे से रीपेमेंट कर रहा है, तो उसको 20 लाख तक की अभी लोन मिलेगी, बराबर ना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर में। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, और एक अनाउंसमेंट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंडर में जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है फ्रेंड्स, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, बराबर ना? ओके, ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अभी जिनकी एज 70 साल या 70 साल से ज़्यादा है उन सबको ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में। लेकिन वो सभी व्यक्ति को क्या निकलवाना पड़ेगा? आयुष्मान कार्ड निकलवाना पड़ेगा, आयुष्मान कार्ड, बराबर। इसके लिए इस योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? तो न्यूज़ बड़ी सिंपल है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी एज 70 और 70 साल से ज़्यादा है उन सभी को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी इनकम का बार नहीं है यहाँ पे, बराबर ना? ओके, आपको पता करना है अगर कोई व्यक्ति की एज 70 ईयर से कम है तो कितने लाख से ज़्यादा अगर उसकी इनकम होगी तो उसको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपको पता करना है, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। अभी हमारे लिए इस न्यूज़ में समझना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, इसके बारे में समझता है। तो अगर मैं इस योजना के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये योजना को लॉन्च किया गया 2018 के अंदर। इस योजना के अंडर में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली एक मिडिल क्लास व्यक्ति को देने की बात चल रही है यहाँ पे, बराबर ना? ओके, और उसकी इनकम को ध्यान में रख के ये योजना का बेनिफिट उसको दिया जाता था। लेकिन ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों पड़ रहा है कि 70 ईयर्स से ऊपर वाले सारे व्यक्ति को फ्री इनकम को ध्यान में रखे बिना इस योजना का लाभ मिलेगा, सिंपल, बराबर ना? इस योजना के अंडर में ये जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है उसमें क्या क्या कवर होता है? तो सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और डायग्नोसिस, ये सभी चीज उसके अंदर इंक्लूड होती है, बराबर ना? अगर मैं फंडिंग की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस योजना के पीछे जितना भी खर्चा होता है सरकार का उसमें फंडिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति नॉर्मल स्टेट का है तो उसका जितना भी खर्चा होगा का उसके पीछे, तो उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 40% रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर वो व्यक्ति फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है तो उसके पीछे सरकार का जितना भी खर्चा होता है उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 10% रिस्पेक्टिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और अगर कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयन स्टेट से बिलोंग करता है, बराबर, और ऐसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है कि जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा खर्चा कौन प्रोवाइड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है हमारे देश के अंदर? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करवाता है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके, राइट। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये इम्प्लीमेंट करवाया, इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया है। फंडिंग पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। और रिसेंट अपडेशन क्या है कि जो 70 ईयर्स और उससे ऊपर वाले जो जितने भी व्यक्ति है उनको इस योजना के अंडर में 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, कोई भी इनकम का बार नहीं है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन को अनवेल किया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव से लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन बर्थ और डेथ को रजिस्टर करने के लिए लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन, CRS मोबाइल एप्लीकेशन, टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद द गवर्नेंस।
तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ये मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य काम है बर्थ और डेथ को रजिस्टर करना, सिंपल। तो देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह से इस एप्लीकेशन के माध्यम से बर्थ और डेथ को रजिस्टर करवा सकता है, बराबर ना? ओके, राइट। और अगर मैं हमारे देश में बर्थ और डेथ को रजिस्टर जो करवाया जाता है जो संस्था के द्वारा, उस संस्था के बारे में बात करूँ तो संस्था का नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया 1961 के अंदर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट अरेंजेस, conducts and analyzes the result of the demographic surveys of India, including the census of India and linguistic survey of India। तो ये जो संस्था है ना रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, वो देश के अंदर कितनी बर्थ रजिस्टर हुई, कितनी डेथ रजिस्टर हुई, उसके ऊपर देखरेख रखता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो ये संस्था को कब फाउंड किया गया? 1961 के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में काम करती है। ओके। ये जो एप्लीकेशन है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया इज द यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस परमानेंट कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ द विटल इवेंट्स लाइक बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ एंड कैरेटिसिस देयर ऑफ, बराबर ना? तो ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या नोट किया जाता है? बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ और कैरेटिस, वो सभी की कैरेटिस रिकॉर्ड की जाती है, बराबर ना? और ये सभी डेटा को अभी डिजिटल करने की बात चली है। और the data generated through the complete and up-to-date CRS is a essential for the socio-economic planning। ये सब डेटा के माध्यम से एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्या पता चलता है कि भाई हमको किस तरीके से आगे प्लानिंग करना है ताकि हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। तो बर्थ और डेथ को रजिस्टर करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका नाम है CRS मोबाइल एप्लीकेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिनके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी, फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।